अस्सलाम एसएससी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हमने ACCA F3 की बुक स्टार्ट की थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और हमने इसके पहले 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है रिकॉर्डिंग फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड सेल्स टैक्स। ये बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, और जो सेल टैक्स हम गवर्नमेंट को सेल टैक्स प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, पेमेंट करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है। ठीक हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन कितनी टाइप्स की होती हैं। ठीक हो गया, बिजनेस ट्रांजैक्शन कितनी टाइप्स की हैं। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। पहली है कैश एंड क्रेडिट सेल्स, दूसरी है सेल्स रिटर्न, फिर है कैश एंड क्रेडिट परचेजेस, फिर हमारे पास आती है परचेज रिटर्न, और फिर आता है पैटी कैश ट्रांजैक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैश एंड क्रेडिट सेल्स। तो कैश एंड क्रेडिट सेल में पहले आती है कैश सेल। कैश सेल अराइज फ्रॉम अ सेल टू कस्टमर फॉर इमीडिएट पेमेंट। द डबल एंटर टू रिकॉर्ड अ कैश सेल इज। कि कैश सेल क्या है, जिसमें हमें अगर हम कोई चीज सेल करते हैं तो हमें फौरी तौर पर उसी टाइम एट द टाइम हमें पेमेंट हो जाती है। ठीक हो गया। इसकी हम डबल एंट्री कैसे करेंगे। आप सबको पता है कि हर ट्रांजैक्शन की 2 एंट्रीज होती हैं, डबल एंट्री होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। सेल क्या है हमारे पास, सेल हमारे पास होगा क्रेडिट, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये कैश है, ये कैश होगी हमारे पास डेबिट। अब ये डेबिट क्यों हुआ और क्रेडिट क्यों हुआ, इसको पढ़ते हैं हम। ये कैश हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एसेट, और सेल जो होती है उसको बोलते हैं इनकम को बोलते हैं, ये इनकम के पार्ट में आती है। ठीक हो गया। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। और इसी तरह इनकम भी इंक्रीज हो रही है, जैसे कि सेल हो रही है तो इनकम इंक्रीज हो रही है, तो इनकम का भी नेचर क्या होती है, क्रेडिट नेचर होती है। जब इनकम इंक्रीज होती है तो उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ पर डेबिट कैश हो रहा है और क्रेडिट सेल्स हो रही है। ठीक हो गया। और फर्स्ट कर लीजिए, यहाँ पर हमने 1000 की सेल की। ओके, अब हम बनाते हैं इसका टी अकाउंट। 2 टी अकाउंट हमारे पास बनेंगे। साथ साथ हम आपको टी अकाउंट की भी प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। 2 टी अकाउंट बनाएंगे हम। एक टी अकाउंट का नाम रखते हैं हम कैश अकाउंट, और एक साइड क्रेडिट और एक साइड डेबिट होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ये दूसरे का नाम रखेंगे हम सेल्स अकाउंट। इनकी एंट्रीज अब करते हैं। अब आप लोगों ने ये समझना है कि इनमें टी अकाउंट में हमने एंट्री कैसे करनी है। टी अकाउंट में हम हमेशा इस तरह एंट्री करते हैं। ये कैश अकाउंट है, ये क्या हो रहा है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, हमारे पास डेबिट हो रहा है। अब ये डेबिट किसकी वजह से हो रहा है, सेल्स की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, सेल्स की वजह से हो रहा है ये डेबिट। यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्स और यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट और यहाँ पर लिखेंगे कि किस रीजन की वजह से ये कैश आया। ठीक हो गया। कैश किसकी वजह से आया, सेल की वजह से आया, परचेज की वजह से आया, किस वजह से आया, तो हमने रीजन लाजमी लिखना है। तो ये रीजन क्या, हमने सेल। और इसी तरह सेल्स अकाउंट में भी हम लिखेंगे कि ये सेल्स किस वजह से हुई है, क्या ये सेल क्रेडिट सेल है या कैश सेल है। ठीक हो गया। तो सेल क्या हो रही है, हमारे पास क्रेडिट हो रही है, तो ये किसकी वजह से हो रही है, क्रेडिट, कैश की वजह से, क्योंकि हमें कैश मिला, हमने चीज दी और हमें कैश मिला है। ठीक हो गया। तो इसी वजह से ये क्रेडिट हो रही है। ये था टी अकाउंट की डबल एंट्री थी हमारे पास। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्रेडिट सेल की वजह से, क्रेडिट सेल की तरफ। क्रेडिट सेल क्या होती है, अ क्रेडिट सेल अराइज फ्रॉम अ सेल टू कस्टमर फॉर फ्यूचर पेमेंट। कि हमने कस्टमर को उधार पर चीज दी है, अभी हमने उसको चीज दे दिया, वो आगे फ्यूचर में हमें पेमेंट करेगा, तो उसकी डबल एंट्री लिखते हैं हम डेबिट एंड क्रेडिट। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं। और दूसरा यहाँ पर हमारे पास डेबिट में क्या आएगा, कैश तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, रिसीवेबल। ठीक हो गया। अब यहाँ पर रिसीवेबल हमारे पास क्या है, एसेट, और ये क्या है, सेल्स इनकम है। सेल्स क्या है, इनकम।
सो जैसा कि एसेट हमारे पास ये इंक्रीज होगा और ये इनकम भी हमारे पास इंक्रीज हो रही है, इसीलिए इनकम का बैलेंस हमेशा क्या होता है, जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और एसेट का जब बैलेंस इंक्रीज होता है तो वो उसकी नेचर क्या होती है, डेबिट। सो रिसीवेबल डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगी। ठीक हो गया। सो सेल्स का तो टी अकाउंट वही रहेगा, और जब हमने रिसीवेबल का एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर वो अकाउंट बनाकर आपको दिखा देते हैं कि वो अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक हो गया। सो ये अकाउंट है डेबिट एंड क्रेडिट, और यहाँ पर हम इसका टाइटल लिखेंगे ऊपर, रिसीवेबल अकाउंट। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। सो यहाँ पर हम एंट्री कैसे करेंगे, अब ये रिसीवेबल किसकी वजह से रिसीवेबल हुआ है, सेल्स की वजह से। किसकी वजह से हुआ है, सेल्स की वजह से। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्स 1000, ओके। और यहाँ ऊपर हम सेल्स अकाउंट में क्या चेंज करेंगे, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे हम। सेल्स अकाउंट हमने ये चेंज करना है कि ये सेल अकाउंट यहाँ पर किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, रिसीवेबल की वजह से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रिसीवेबल, कितना, 1000। तो ये थे हमारे पास कैश और क्रेडिट सेल की एंट्रीज थी। ठीक हो गया। इनकी डबल एंट्री साथ इनके टी अकाउंट्स भी हमने समझ लिए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेल्स रिटर्न। अब जो चीजें हमने बेची हैं उनमें से कुछ चीजें कस्टमर ने वापस कर दी हैं। ठीक हो गया, सेल्स रिटर्न हो गई हैं। सेल्स रिटर्न और गुड्स रिटर्न टू द बिजनेस बाय इट्स कस्टमर ड्यू टू एन एरर ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेस सच एज डिलीवरिंग डैमेज और इनकरेक्ट आइटम्स। Credit notes are issued by the business to reduce the value of previously issued customer invoice। ठीक हो गया। जब कोई कस्टमर वापस भेजता है ना अपना सेल, अपनी चीजें वापस भेजता है, गुड्स वापस कर देता है, तो वो फिर एक क्रेडिट नोट भेजता है साथ में। क्रेडिट नोट भेजता है कि मेरी इनवॉइस की वैल्यूज को कम कीजिए क्योंकि ये चीज मेरी सही नहीं है। ओके। अब इसकी एंट्री करते हैं। आपने ये याद रखना है कि जब भी सेल्स रिटर्न होगी तो क्या सेंड होगा, क्रेडिट नोट। ओके। अब इसकी डबल एंट्री करते हैं। डबल एंट्री में दो चीजें आती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। पहले सेल्स क्या होगी, क्रेडिट, और अब हो जाएंगी डेबिट। बट सेल्स नहीं होगी, सेल्स रिटर्न का अकाउंट बनेगा। यहाँ पर किसका अकाउंट बनेगा, सेल्स रिटर्न का। ओके। और देन फिर हमारे पास ये क्रेडिट का हो जाएगा, या तो हमें उसको कैश देना पड़ेगा या उसका रिसीवेबल का अकाउंट काम करना पड़ेगा। ओके। सेल्स रिटर्न हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास इनकम थी। ठीक है क्या, और ये क्या हमारे पास है, एसेट। एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड इनकम भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है हमारे पास। ठीक हो गया। इनकम जब डिक्रीज होती है तो उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। अब हम बनाते हैं इनके टी अकाउंट। साथ साथ टी अकाउंट की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी और ये एंट्रीज आप लोगों को याद रहेंगी। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। इनके टाइटल लिख लेते हैं हम। यहां पर लिखेंगे सेल्स रिटर्न, अकाउंट। ठीक हो गया। और यहां पर लिखेंगे कैश एंड रिसीवेबल अकाउंट। कैश होगा या रिसीवेबल, तो ये एक अकाउंट ही बनेगा। ठीक हो गया। ये ज्वाइंट इसलिए यहां बना रहे क्योंकि इजीली करके, ठीक हो गया, वरना ये दोनों अकाउंट अलग अलग बनेंगे। एंट्रीज करते हैं। यहाँ पर सेल्स रिटर्न किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, कैश या रिसीवेबल की वजह से। ओके, कितने से, 1000 से। और यहाँ पर कैश एंड रिसीवेबल क्यों क्रेडिट हो रहे हैं, किसकी वजह से, सेल्स रिटर्न की वजह से। ओके, ये थी इनकी डबल एंट्री और इनके साथ टी अकाउंट। अब आगे हम चलते हैं रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स।
अब जो कस्टमर को हमने उधारी दी है, ठीक हो गया, अब कस्टमर ने वो उधारी वापस भी तो करनी है ना, तो एट द एंड ऑफ द क्रेडिट टर्म द कस्टमर शुड पे द बिजनेस फॉर द आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर परचेजेस सिंस द बैंक इज नॉट इंटीग्रेटेड with the journal ledger and manual journal entry is required to record receipts from credit customer। तो इसलिए हमें इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक हो गया, जब हमें पैसे रिसीव होंगे। तो क्या एंट्री करेंगे हम? डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट, अब हमारे पास क्या है? कैश आया है, कैश हमारे पास आया है, और दूसरा रिसीवेबल कम हो गया, रिसीवेबल कम हो गया, ठीक हो गया। रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। क्यों क्रेडिट किया, इनकी नेचर भी देख लेते हैं। कैश हमारे पास क्या है? एसेट है, और रिसीवेबल भी क्या है? एसेट है। सो जैसा कि कैश हमारे पास आया तो एसेट इंक्रीज हुआ है, और रिसीवेबल क्या हमारे पास अब खत्म हो गया है, उधारी उसकी खत्म हो गई, उसका अकाउंट खत्म हो गया है उधारी का, तो इसीलिए ये एसेट यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए इसको क्रेडिट किया है हमने। ओके, सो इनके भी टी अकाउंट्स देख लेते हैं। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। सो ये क्या है हमारे पास? टाइटल इसका कैश अकाउंट, और दूसरा हमारे पास है रिसीवेबल अकाउंट। ओके, अब इसकी एंट्री करते हैं हम ये अकाउंट में। तो कैश की इसकी वजह से डेबिट हो रहा है, रिसीवेबल की वजह से। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे रिसीवेबल। रीजन ये साथ लाजमी लिखना होता है, वरना टी अकाउंट गलत हो जाता है। ओके, और फिर हमारे पास रिसीवेबल क्यों क्रेडिट हो रहा है? कैश की वजह से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश हमें मिला तो इसलिए रिसीवेबल कम हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सेल्स का टॉपिक खत्म होता है, आगे हमारे पास स्टार्ट होता है कैश एंड क्रेडिट परचेजेस। अब ये कैश एंड क्रेडिट परचेजेस क्या है? वेयर अ बिजनेस परचेज फ्रॉम अ सप्लायर रिक्वायर्स इमीडिएट पेमेंट, दिस इज नोन एज कैश परचेज, although it may be paid from the bank account, and the journal entry to record cash purchase is, इनके कैश पे कोई चीज परचेज की, हमने कोई चीज ली और उसी टाइम उसको पैसे दे दिए, तो उसको बोलते हैं कैश परचेज। तो उसकी डबल एंट्री करेंगे हम, डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट हमारे पास परचेजेस, और क्रेडिट क्या हमारे पास? कैश, ठीक हो गया। अब इनकी नेचर देख लेते हैं। परचेज हमारे पास यहाँ पर होगा एक्सपेंस, और ये एसेट और कैश होगा हमारे पास एसेट। एसेट यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो रहा है? क्रेडिट। और एक्सपेंस हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, और इसीलिए इसकी नेचर क्या आ रही है? डेबिट। ओके, एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा, एसेट जब इंक्रीज होगा, तो उसकी नेचर डेबिट होगी। ओके, सो इनका डी अकाउंट बनाते हैं। एक हमारे पास बनेगा परचेज अकाउंट, आप लोगों ने ऊपर हेडिंग लाजमी देती है, इसका टाइटल लाजमी लिखना है परचेज अकाउंट, और दूसरा होगा हमारे पास कैश अकाउंट। तो परचेज अकाउंट किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? कैश की वजह से, कि हमने ये परचेज कैसे किया? कैश पर। ओके, और दूसरा कैश की इसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, परचेज की वजह से, ठीक हो गया, कि हमने परचेज किया इसीलिए ये कैश का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ओके, आगे हमारे पास है क्रेडिट परचेजेस। इसकी एंट्री क्या होगी? कि हमने परचेज पर कोई चीज परचेज की है, कोई चीज उधार पर, ठीक हो गया, तो इसकी एंट्री ये होगी डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्या हमारे पास होगा? परचेजेस, और क्रेडिट हमारे पास क्या होगा? पेएबल।
अब इनकी नेचर देख लेते हैं। परचेज क्या दिया हमारे पास, एक्सपेंस, और पे पर हमारे पास लाइबिलिटी है। एक्सपेंस क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो रहा है, डेबिट। और दूसरा है लाइबिलिटी भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, इसीलिए ये क्या है, क्रेडिट हो रही है। ठीक है क्या, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो ये अकाउंट उनके कैसे बनेंगे, सो ये अकाउंट यहाँ बनेंगे डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट एंड डेबिट। ऊपर टाइटल लिखेंगे साथ ही, परचेज अकाउंट, दूसरा पेएबल अकाउंट यानी कि लाइबिलिटी अकाउंट। सो एंट्री क्या होगी यहाँ पर हमारे पास, परचेज किस वजह से डेबिट हो रहा है, पेएबल की वजह से, कि ये परचेज से उधार पर ली गई है। ठीक हो गया। और दूसरा पेएबल किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, परचेज की वजह से। ये हमारे पास क्रेडिट परचेजेस का भी। ठीक हो गया, साथ ही हमने इसका टी अकाउंट भी लिख लिया है। अब आगे हमारे पास आ जाता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या है हमारे पास, परचेज रिटर्न आर गुड रिटर्न टू द सेलर बाय द बिजनेस ड्यू टू एन एरर such as delivery damage, incorrect item, seller issue credit note to reduce value of the previously issued purchase invoice। ठीक हो गया, तो हमने क्रेडिट नोट सेंड करने के हमारा ये इनवॉइस की वैल्यू कम कीजिए। ओके, सेलर इशू करेगा हमें क्रेडिट नोट। सो इसकी हम कर देते हैं डबल एंट्री, डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये क्रेडिट में हमारे पास आ जाएगा परचेज रिटर्न, और दूसरा डेबिट में हमारे पास आ जाएगा कैश या फिर पेएबल। या तो हमारी लाइबिलिटी कम होगी। ठीक हो गया, ये क्या है, लाइबिलिटी है, पेएबल क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक हो गया, लाइबिलिटी कम हुई तो ये क्या हो गया, डेबिट। कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट। ओके, ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। और परचेज रिटर्न ये क्या थी हमारे पास, एक्सपेंस। एक्सपेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए इसकी नेचर क्या हो रही है, क्रेडिट। ठीक है, एक्सपेंस जब डिक्रीज होता है तो उसकी नेचर क्या होती है, क्रेडिट। आगे हमने कुछ पेमेंट करनी है सप्लायर को, जब भी टाइम पीरियड खत्म होगा क्रेडिट का तो पेमेंट करनी होगी, तो यहाँ पर भी डबल एंट्री होगी हमारे पास, डेबिट एंड क्रेडिट। अब इनकी टी अकाउंट आप लोगों ने खुद बनाने हैं। ठीक हो गया, अब डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट में हमारे पास क्या आ जाएगा, पेएबल। ठीक हो गया, एंड क्रेडिट में हम क्या हो जाएगा हमारे पास, कैश। पेएबल क्या थी, लाइबिलिटी थी, और कैश क्या था हमारे पास, एसेट। डिक्रीज हुआ, लाइबिलिटी भी डिक्रीज हुई, उसकी ये डेबिट और ये क्रेडिट। आगे हमारे पास है पैटी कैश ट्रांजैक्शंस। Petty cash refers to small amount of money kept on business premises for small value purchase. The petty cash ledger account records when cash is used to make sundry small payments such as postage, stamps, school fees and taxi fares. इनके petty cash बोलते हैं छोटे मोटे जो ऑफिस के खर्चे होते हैं दिन के। ठीक हो गया, उनके लिए जो पैसा रखा जाता है एक बॉक्स में, उसको बोलते हैं petty cash। ठीक हो गया, petty cash will be kept secretly in a locked cash box. The amount of money typically held in the petty cash is known as a float. और जितने पैसे रखे जाते हैं उस petty cash के बॉक्स में उसको बोलते हैं फ्लोट। ठीक हो गया, तो दो सोर्सेज हैं petty cash के, एक है स्मॉल रिसीट्स और दूसरा है इंटरेस्ट सिस्टम। पहले पढ़ते हैं स्मॉल रिसीट्स क्या है। अब बिजनेस में
make petty cash sale on small value items on the business premises. For example, a business client come to the office for a meeting and use the office for photocopier to print some documents. They may pay a small fee due in cash. This would be placed in the cash flow. ठीक हो गया कि बिजनेस में हमारे पास कोई मीटिंग के लिए आया बंदा, ठीक हो गया, क्लाइंट आया मीटिंग के लिए, अब उसने ऑफिस में वो फोटोकॉपी यूज करनी थी, ठीक हो गया, फोटोकॉपी उसने कुछ पेपर्स फोटोकॉपी प्रिंट किए और उसके बदले में उसने थोड़ी सी अमाउंट दे दी उनको, ठीक हो गया, तो वो अमाउंट हमने इसमें रख ली पेटी कैश के बॉक्स में, ठीक हो गया। दूसरा है इंटरेस्ट सिस्टम। द बिजनेस डिसाइड हाउ मच फ्लोट इट वुड लाइक टू कीप इन द कैश बॉक्स बाय एम्प्लॉइंग एन इंटरेस्ट सिस्टम। पीरियडिकली कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक अकाउंट टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ द फ्लोट। के इंटरेस्ट सिस्टम में ये देखा जाता है कि बिजनेस उस फ्लोट में कितने पैसे होने चाहिए, ठीक हो गया, उस बॉक्स में कितने पैसे रखने चाहिए हमें, ठीक हो गया, ये डिसाइड करते हैं और वो उतने पैसे हर एक हफ्ते के बाद, हर महीने के बाद बैंक से निकलवा कर उसमें रख लेते हैं, ठीक हो गया। और मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग, ठीक हो गया, अब अगर फ्लोट में से फ्लोट वो कम हो गया, ठीक हो गया, यूज करते करते उसके अमाउंट कम हो गया, तो अब उसको दोबारा कैसे रिप्लेनिश करेंगे, ठीक हो गया। An interest system of replenishing is where a fixed sum is maintained in the petty cash tin. As cash is paid out, it must be replaced by petty cash vouchers so that the value of the cash plus petty cash vouchers in the tin is always equal to the fixed sum. When the cash in the tin is replenished, it is exchanged for petty cash voucher with a value equal to the cash paid into the tin. तो इंटरेस्ट सिस्टम में ये देखा जाता है कि अभी पेटी कैश के टिन में बॉक्स में कितने पैसे हैं, पहले ये देखा जाता है कि कितने पैसे हैं, और फिर वाउचर्स जितने पैसे यूज हो गए हैं उनके वाउचर्स देखे जाते हैं, ठीक हो गया, उनके वाउचर्स को देखकर और उसको ऐड करके इन दोनों अमाउंट्स को, ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 रुपये यहाँ पर बच गया और पेटी कैश वाउचर में हमारे पास 500 खर्च हो गए, ठीक हो गया, 500 खर्च हो गए, 100 रुपये रह गया, तो हमने टोटल 500 और ऐड करके, ठीक हो गया, तो 600 पूरा 600 का 600 हमने वही रखना है, ठीक हो गया, 600 का 600 ही रखना है, ओके, यहाँ पर 600 की अमाउंट हमने बरकरार रखनी है, मेंटेन रखनी है, ओके। और दूसरा आता है नॉन इंटरेस्ट सिस्टम। इज एनी मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग पेटी कैश अदर देन इंटरेस्ट सिस्टम। एन अमाउंट एडेड इनटू द पेटी कैश टिन रिगार्डलेस ऑफ द पेटी कैश टेकन आउट ड्यूरिंग द वीक इज नॉन इंटरेस्ट सिस्टम, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल, बिजनेस डिसाइड टू रिप्लेनिश अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 30 each week regardless of the amount taken out, petty cash tin is reimbursed by transferring money from the business bank account. The manual journal entry to petty cash replenishment is नॉन इंटरेस्ट सिस्टम में क्या होता है कि हमने ये डिसाइड किया कि हमने हर हफ्ते 30 रुपए या 50 रुपए उस टिन में डाल देने हैं, ये नहीं देखना कि कितने खर्च हो गए कितने खर्च नहीं हुए, ठीक हो गया, तो उसको बोलते हैं नॉन इंटरेस्ट सिस्टम। अब ये इसकी डबल एंट्री कैसे होगी, डबल एंट्री इसकी ऐसे होगी, डेबिट क्रेडिट, तो डेबिट में हमारे पास आ जाएगा पेटी कैश और क्रेडिट में हमारे पास आ जाएगी कैश, ऐसे कैश आ जाएगी या बैंक आ जाएगा, ठीक हो गया। और इनकी नेचर क्या है, ये भी हमारे पास एसेट है और ये भी हमारे पास एसेट ही है, यहाँ पर एसेट डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर एसेट इंक्रीज हो रहा है, ओके। सो आगे हमारे पास सेल्स टैक्स। Sales tax is an indirect tax imposed by tax authorities or government. A percentage is charged on the goods sold, ठीक हो गया। सेल टैक्स वो क्या है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक हो गया, जो टैक्स अथॉरिटीज लेती हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये गुड्स या सर्विसेज में होता है, ठीक हो गया, दैट अदर देन और प्रॉफिट्स। बिजनेस के प्रॉफिट पर ये टैक्स नहीं होता सेल्स टैक्स, बल्कि ये गुड्स और सर्विसेज पर होता है, ठीक हो गया। ये जितनी भी हम चीजें खरीदती हैं ना, ठीक हो गया, शॉपिंग में जाते हैं, जो शॉपिंग करते हैं, तो उन पर ये सेल्स टैक्स होता है, जो हमें पता नहीं ना कितना दे रहे हैं, ठीक हो गया, लेकिन हम उसको दे देते हैं टोटल अमाउंट में, ठीक हो गया। सेल्स टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। बिजनेस मस्ट रजिस्टर विद द टैक्स अथॉरिटीज इन देयर कंट्री टू बिकम सेल्स टैक्स कलेक्टिंग एजेंट्स फॉर द गवर्नमेंट। बिजनेस चार्ज टैक्स ऑन सेल्स एंड रिक्लेम टैक्स ऑन परचेज। A business must be registered to collect or reclaim the tax. अब दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है आउटपुट टैक्स, एक होता है इनपुट टैक्स।
अब आउटपुट टैक्स क्या है? आउटपुट टैक्स इज द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन सेल टू कस्टमर। अब हमने जो सेल, फॉर एग्जांपल हम दुकान वाले हैं, ठीक हो गया, तो हमने कस्टमर को चीजें सेल की, ठीक हो गया, सेल की तो हमसे हमने क्या किया, उन चीजों पर सेल टैक्स भी वसूल किया, ठीक हो गया। अपने प्रॉफिट के अलावा हमने उनमें से सेल टैक्स भी उनसे वसूल किया है, क्लेम किया, ठीक हो गया। सो उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, जो हमें गवर्नमेंट को देना है। और दूसरा था इनपुट टैक्स, सेल टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक हो गया। ये होता है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनपुट टैक्स। कस्टमर ने चीज ली तो उसने पे कर दिया सेल टैक्स उसको, रिटेलर को, ठीक हो गया। अगर आउटपुट टैक्स इंक्रीज हो जाता है इनपुट टैक्स से, तो टैक्स पे करना पड़ता है। टैक्स क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, और ये होती है करंट लायबिलिटी। बट अगर इनपुट टैक्स एक्सीड हो जाए आउटपुट टैक्स से, ठीक हो गया, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? रिक्लेम करना पड़ता है टैक्स अथॉरिटी से कि हमारा, हमने टैक्स ज्यादा आपको दे दिया लेकिन हमारे पास आउटपुट में हमारे पास टैक्स थोड़ा है, तो इसलिए हमें कुछ टैक्स वापस कीजिए, ठीक हो गया, हमें नुकसान हुआ है कुछ, तो वो बन जाता है हमारे पास करंट एसेट। अब आगे है सेल्स टैक्स कैलकुलेशन। Sales tax calculation. The rate of sales tax that apply to sales and purchase will vary from country to country. Sales tax can be calculated based on either the gross or net amount of the transaction. Sales tax किसी पर भी हो सकता है, या तो नेट अमाउंट पर या फिर ग्रॉस अमाउंट पर, ठीक हो गया। अब नेट अमाउंट क्या है और ग्रॉस अमाउंट क्या है? नेट अमाउंट इज द सेल और परचेज प्राइस बिफोर सेल टैक्स एंड इज ऑलवेज 100%। नेट अमाउंट में हमें 100% प्लस 20% ऐड करना पड़ता है, और ये बनता है 120%, ओके। जबकि ग्रॉस अमाउंट में ये से ग्रॉस फिगर इज ऑलवेज 100% प्लस सेल टैक्स परसेंट, ठीक हो गया। ग्रॉस फिगर में क्या होता है? सेल टैक्स इंक्लूड होता है। सेल टैक्स क्या होता है? इंक्लूड होता है कि इसी 100% में 20% ऐड है, 80% प्राइस है, ठीक हो गया, और 20% टैक्स है, ओके। सो ग्रॉस अमाउंट क्या है? सेल और परचेज प्राइस इंक्लूडिंग सेल टैक्स। नेट अमाउंट क्या है? जिसमें सेल टैक्स नहीं होता। अब हमने इसकी अकाउंटिंग करनी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा सेल टैक्स का? सो पहले कैश एंड क्रेडिट सेल, इसमें क्या होगा? डेबिट, क्रेडिट। अब हमने सेल की है, ठीक हो गया, कैश की है या क्रेडिट की है। कैश या क्रेडिट किया तो डेबिट हमारे पास हमेशा क्या होता है? कैश एंड रिसीवेबल, ओके। और दूसरा क्रेडिट हमारे पास क्या हो जाता है? सेल। और तीसरा हमारे पास क्रेडिट होगा सेल टैक्स, ठीक हो गया। सेल टैक्स, अब इनकी नेचर में आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। ये क्या हमारे पास? एसेट। ये क्या है हमारे पास? इनकम। सेल क्या है हमारे पास? इनकम। और ये सेल टैक्स, हमने सेल की है, चीजें सेल की है, ठीक हो गया। कस्टमर ने हमें पैसे दिए हैं, अब उस पैसों में से कुछ गवर्नमेंट के भी पैसे हैं, ठीक हो गया, कुछ पैसे गवर्नमेंट के जिसको बोलते हैं सेल टैक्स। अब गवर्नमेंट के पैसे हमारे पास पड़े हैं जो हमने गवर्नमेंट को देने हैं, तो वो क्या है हमारे पास? लाइबिलिटी है। क्या हमारे पास है? लाइबिलिटी है। सो सेल टैक्स हमारे पास ये इस केस में क्या है? लाइबिलिटी। तो यहाँ पर लाइबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इसीलिए क्रेडिट। इनकम इंक्रीज हो रही है, इसीलिए क्रेडिट। और एसेट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए डेबिट, ओके। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब सेल्स रिटर्न में क्या होगा? एंट्रीज उल्ट जाएंगे, ठीक हो गया। सेल्स रिटर्न में तो यहाँ पर 2 दफा आ जाएगा हमारे पास डेबिट, और 1 दफा आ जाएगा क्रेडिट। डेबिट में सेल्स रिटर्न, और फिर हमारे पास डेबिट में आ जाएगा सेल्स टैक्स, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? कैश एंड रिसीवेबल,
अब इनकी नेचर आप लोगों ने खुद कमेंट करके बतानी है कि इनकी नेचर क्या क्या है। ओके, अब हमारे पास है आगे कैश एंड क्रेडिट परचेजेस। कैश एंड क्रेडिट परचेजेस में क्या होगा, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट में परचेज आ जाएगा हमारे पास, जो चीज हमने परचेज की है। दूसरा आ जाएगा सेल्स टैक्स डेबिट, तीसरा आ जाएगा कैश या फिर पेएबल। अब इनकी नेचर क्या होगी हमारे पास, परचेज की नेचर क्या है हमारे पास, एसेट, नो सॉरी, परचेज यहाँ पर हमारे पास है एक्सपेंस। सेल टैक्स क्या है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा एसेट। क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास, एसेट बन जाएगा। ठीक हो गया। और फिर हमारे पास कैश एंड पेबल क्या है हमारे पास, ये लाइबिलिटी है हमारे पास, और ये क्या है, एसेट है। सो एक्सपेंस यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और एसेट हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, इसलिए डेबिट होगा। और पेबल लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है और कैश डिक्रीज हो रही है। ओके, अब क्रेडिट नोट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेस, मतलब परचेजेस रिटर्न, मतलब परचेज रिटर्न। तो यहाँ इसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। डेबिट हमारे पास क्या आ जाएगी, कैश या फिर पेएबल। दूसरा क्रेडिट में हमारे पास क्या आ जाएगा, परचेजेस रिटर्न। फिर हमारे पास क्रेडिट में क्या आ जाएगा, सेल्स टैक्स। अब इसकी भी आप लोगों ने नेचर खुद बतानी है कि इसकी नेचर क्या क्या है और ये कैसे और क्यों डेबिट और क्रेडिट हुए हैं। अब पेमेंट और रिसीट कैसे लेनी है, ठीक हो गया, पेमेंट कैसे करनी है और रिसीट कैसे लेनी है, ठीक हो गया। सो अगर तो आउटपुट टैक्स एक्सीड हो गया इनपुट से, तो बिजनेस विल मेक पेमेंट टू द टैक्स अथॉरिटीज। जबकि अगर इनपुट टैक्स इंक्रीज हो गया आउटपुट से, तो बिजनेस को फंड रिसीव करना है, ठीक हो गया, रिफंड लेना है। तो जब बिजनेस पेमेंट करेगा तो इसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट सेल टैक्स, मतलब लाइबिलिटी कम हुई, और क्रेडिट कैश या बैंक यानी कि एसेट कम हुआ। और दूसरा जब बिजनेस रिफंड लेगा तो वहां पर हमारे पास बनेगा कैश इंक्रीज एसेट एंड सेल टैक्स रिड्यूस एसेट। ओके, और ये सेल टैक्स का हमारे पास टी अकाउंट है, ठीक हो गया। ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी क्रेडिट साइड पर कैश एंड क्रेडिट सेल्स आउटपुट, और डेबिट साइड पर आती है इनपुट कैश एंड क्रेडिट परचेज पर सेल टैक्स आता है। ओके, और फिर ये सेल रिटर्न डेबिट साइड पर, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड पर, कैश पेड डेबिट, कैश रिफंड क्रेडिट, और बैलेंस कैरी डाउन एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, अब डिस्काउंट क्या है, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स। अब जब भी हम कोई चीज लेने जाते हैं तो उस पर दो तरह के डिस्काउंट मिलते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, मतलब बार्गेनिंग करके कोई डिस्काउंट ले लिया है, और एक होता है सेटलमेंट डिस्काउंट, मतलब अगर कोई क्रेडिट पर चीज ली है तो उसने बोला है कि अगर आप लोगों ने मुझे 30 डे के अंदर पेमेंट कर दी तो मैं आपको 50 रुपए का और डिस्काउंट दे दूंगा, 50 रुपए का और डिस्काउंट दे दूंगा, तो उसको बोलते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट। और आप लोगों ने एक बात याद रखनी चाहिए, ये जो बार्गेनिंग से ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ठीक हो गया, उसी टाइम पर ठीक हो गया, तो उसकी ये डबल एंट्री नहीं होती, उसकी डबल एंट्री नहीं होती, ठीक हो गया। जबकि सेटलमेंट डिस्काउंट, इसको हमने उसी टाइम लिखना है जब ये हम पेमेंट करेंगे, ठीक हो गया। सेटलमेंट डिस्काउंट को हमने उस टाइम ये डिस्काउंट लिखना है जब हमने इसकी पेमेंट कर देनी है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन।
अब बैंक रिकंसिलिएशन क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन इज अ रिकंसिलिएशन बिटवीन द बैंक स्टेटमेंट एंड बैलेंस ऑन द बैंक लेजर अकाउंट। अब बैंक रिकंसिलिएशन क्या है? रिकंसाइल करना, चीजों का कंपैरिजन करना, दो स्टेटमेंट्स हैं उनका कंपैरिजन करना है। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? एक स्टेटमेंट है बैंक के पास, जहां जहां हमारे बैंक में अकाउंट है, ठीक हो गया, वहां से हमने 6 मंथ्स की या 1 साल की स्टेटमेंट निकलवाई, ठीक हो गया। और दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास अपने बिजनेस के अंदर, जिसको बोलते हैं बैंक लेजर अकाउंट, ठीक हो गया। बिजनेस के अंदर भी हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है कि हमने ऐसे ऐसे से यहाँ पर बैंक पे ट्रांजेक्शन किए हैं, तो उन दोनों स्टेटमेंट्स को आपस में रिकंसाइल करना, ठीक हो गया। तो पर्पस क्या है इसका? Statement of financial position show all the assets, liability, capital of the business. User of this statement assess the business health by analysis business cash balance, ठीक हो गया। सो जो इसके यूजर है वो देखते हैं कि बिजनेस के पास कैश कितना है। सो इसीलिए कंट्रोल्स therefore controls are set in place to ensure that cash balances recorded in the financial statement are accurate. सो इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश को एक्यूरेट लिखने के लिए हमें ये रिकंसाइलेशन करनी पड़ती है। This means that reported bank balance should reflect the amount of cash in the bank. इसीलिए जो हमारे पास कैश बैंक बैलेंस से है, हमारे पास जो शो हो रहा है लेजर में, वो एकदम एग्जैक्ट मैच करना चाहिए बैंक के जो स्टेटमेंट है, बैंक की जो स्टेटमेंट है उसके साथ मैच करना चाहिए। अब कंट्रोल मेजर टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द बैंक लेजर बैलेंस इज रेगुलरली परफॉर्मिंग द बैंक रिकंसिलिएशन। Bank kept all records of transaction in and out of the business. Information on these transactions is sent to the business through a bank statement. In the modern era, digital banking, bank statements and other banking records are easily extracted from the bank internet website. So ये आगे बढ़ते हैं हम रीजन फॉर डिफरेंस। अब डिफरेंस क्यों आता है? डिफरेंस क्यों आता है? पहला हमारे पास डिफरेंस आता है एरर की वजह से। एरर कैन बी फाउंड इन बोथ बैंक लेजर अकाउंट एंड द बैंक स्टेटमेंट। एरर may occur due to transaction posted twice or incorrect amount reflected in either of these balance statement। कि कहीं पर हमने एंट्री 2 बार कर दी है, ठीक है क्या, तो वो एरर आ गया, ठीक है क्या, बैंक की स्टेटमेंट में और लेजर की स्टेटमेंट में, तो इसीलिए। और दूसरा ओमिशन, कि हमने बैंक में तो वो ट्रांजैक्शन हो गई लेकिन हमने लेजर में उसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसको बोलते हैं ओमिशन होगी, ठीक हो गया। फिर स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है? इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अ पेपर टू इट्स बैंक टेलिंग द बैंक टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑन अ predetermined date to third party. The third party cannot request payment from the bank or change the amount। कि हमने बैंक को बता देना है, बैंक को एक ऑर्डर दे देना है, स्टैंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं, कि इस थर्ड पार्टी को आपने इस डेट पर पेमेंट कर देनी है, और वो थर्ड पार्टी बैंक से कांटेक्ट नहीं कर सकती कि आपने डेट चेंज करनी है, ये पेमेंट चेंज अमाउंट चेंज करनी है, ओके। और फिर आता है डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट क्या है? अथॉरिटी है गिवन बाय पेयर टू थर्ड पार्टी, कि हमने किसी थर्ड पार्टी को चेक दिया, कुछ दिया, तो डेबिट पेयर्स अकाउंट ऑन अ स्पेसिफिक डेट और नियरेस्ट बैंकिंग डे। दिस अथॉरिटी कैन बी फिक्स्ड अमाउंट, लोन रिपेमेंट और वेरिएबल अमाउंट, फोन बिल पेमेंट्स, ठीक हो गया। कि किसी हमने थर्ड पार्टी को चेक दे दिया, अपना कुछ दे दिया है ऐसा अथॉरिटी कि वो बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं हमारे, तो अगर हमें याद नहीं रहा कि उसको हमने अपने लेजर में भी रिकॉर्ड करना है, तो वो डायरेक्ट डेबिट में आता है, ये एरर अकर हुआ है, ठीक हो गया। डिसऑनर्ड चेक्स, चेक्स बाउंस चेक received from the customer that has not been honored by the customer's bank due to insufficient balance funds, incorrect check filling. Since there is no actual payment, bank statement will not include this receipt। कस्टमर ने हमें दे दिया चेक अपना, ठीक हो गया, बट वो चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया है। हमने तो उस चेक की एंट्री कर दी अपने लेजर में, लेकिन बैंक ने उस चेक को रिसीव नहीं किया, उस चेक को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। इसलिए इन स्टेटमेंट्स में डिफरेंस आ रहा है। टाइमिंग डिफरेंस आर ड्यू टू द फॉलोइंग। टाइमिंग डिफरेंस हो सकती है किसकी वजह से? अनप्रेजेंटेड चेक। Check payment made to a supplier that the supplier has not yet taken to their bank. Since there is no payment out of the bank statement will not reflect this transaction। कि हमने अपने सप्लायर को पेमेंट करनी है तो उसको चेक दे दिया हमने, ठीक हो गया। अब चेक दिया हमने लेजर में, तो रिकॉर्डिंग कर दिया कि हमारा पेबल कम हो गया, ठीक हो गया, हमने पेबल डेबिट कर लिया है, लेकिन बैंक में अभी उसने चेक जमा नहीं करवाया और ना अपने उसने पैसे निकलवाए हैं हमारे, ठीक हो गया। तो बैंक को उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा, अभी उसके बैंक को पता ही है कि चेक आया हुआ है, ठीक हो गया, तो वो बोलते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। इसीलिए टाइमिंग डिफरेंस। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, check payment received and taken to the bank but has not recorded in the bank statement।
This could be due to checks cash on the same day bank statement is prepared. जिस दिन हमने स्टेटमेंट बैंक से निकलवाई उसी दिन अगर कोई चेक हमने उसमें दिया है, ठीक हो गया, चेक निकलवाया है, ठीक हो गया, चेक पेमेंट की है, चेक पेमेंट की है बैंक से, ठीक हो गया, और उसी दिन हमने ये स्टेटमेंट निकलवा दी, तो हो सकता हमने पहले स्टेटमेंट निकलवाई हो और बाद में चेक पेमेंट हुई हो, ठीक हो गया, तो इसीलिए ना आई हो तो उसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। दूसरा है डायरेक्ट क्रेडिट्स, receipt of payment which take a few days to clear in the bank account may also cause timing difference between the time transactions were made and when they appear on the bank statement. रिसीट्स, कोई कस्टमर ने पैसे भेजे या हमने पैसे सेंड करने हैं तो उनके लिए कुछ डेज लगते हैं क्लियर करने के लिए, ठीक होता है, बैंक अकाउंट में क्लियर होने के लिए डेज लगते हैं, और ये भी डिफरेंस हो सकता है कि वो क्लियर भी ना हुए हों और हमने स्टेटमेंट निकलवा ली हो, ठीक हो गया। सो प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चेक दैट ओपनिंग बैलेंस एग्री, चेक करना है कि क्या ओपनिंग बैलेंस एग्री कर रहे हैं बैलेंस बैंक बैलेंस एट स्टार्ट ऑफ द मंथ, कंपेयर द ट्रांजैक्शन ऑफ बोथ बैलेंस, रिकॉर्ड एंड करेक्ट एनी मिसिंग erroneous transaction in the bank ledger, new bank ledger balance is calculated, और नया बैलेंस लेजर कैलकुलेट करो ये सारे एरर्स देखकर, और न्यू बैंक बैलेंस एंड बैंक स्टेटमेंट इज कंपेयर्ड अगेन, बैंक रिकंसिलिएशन टेम्पलेट इज ड्रॉन अप इफ दे स्टिल डू नॉट एग्री, ठीक हो गया, और बैंक रिकंसिलिएशन को दोबारा बनाइए अगर फिर भी एग्री नहीं करे, रिकॉर्ड द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस एट द टॉप, और बैंक स्टेटमेंट को जो बैलेंस है उसको टॉप पर रखिए, मेक एडजस्टमेंट बाय डिडक्टिंग एनी अनक्लियर, यानी कि ये देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनानी है, पहले आपने लिखना है बैंक का बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, फिर उसमें से अनप्रेजेंटेड चेक्स जो है उनको माइनस कर देना है जो हमने अभी रिकॉर्ड कर लिया लेकिन कस्टमर सप्लायर ने भी वो नहीं भी ऐड किया, ठीक हो गया। तीसरा फिर ऐड कर देने हैं आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, और फिर ऐड या लेस कर दो बैंक एरर, ठीक हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा बैंक लेजर बैलेंस, ठीक हो गया। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी अच्छे से। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी पूछिएगा ताकि मैं आप लोगों के ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्लियर कर सकूं, ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।